अस्सलाम वालेकुम यार, मुझे निशाद जलानी कहते हैं। आप सबको जर्मन स्टडी गाइड एपिसोड नंबर 6 में खुश आमदीद कहते हैं। तो यार आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि मुझे जर्मन एम्बेसी की मास्टर्स की अपॉइंटमेंट कितने टाइम में आई थी, इस्लामाबाद एम्बेसी की, और ओवरऑल क्वेश्चनिंग वगैरह क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चनिंग होती है वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में सिमिलर ही होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में स्टूडेंट से मिला हूं, मेरे क्लास फेलोज हैं। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि यार आपका इंटरव्यू कैसा होता है एम्बेसी में जब आप बैचलर मास्टर्स करने के लिए एशिया से आ रहे होते हो। स्पेशली पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हो तो आपका कैसा इंटरव्यू होगा। सेम लाइक जैसे मेरा हुआ है ऐसे ही हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस होता है। हम लोग बात करते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट कितनी टाइम में मिली थी। यार मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी ऑलमोस्ट 10 मंथ में। लेकिन जब ये मैंने प्रोसेस शुरू किया था उस वक्त वेटिंग टाइम था अपॉइंटमेंट का 2 मंथ। लेकिन ये बढ़ते 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 इतना ज्यादा होता चला गया कि 10 मंथ तक चला गया। 10 मंथ मुझे लग गया यार अपॉइंटमेंट लेने में, तो काफी ज्यादा वेटिंग टाइम हुआ। और आजकल जो वेटिंग टाइम चल रहा है वो 1 ईयर चल रहा है। तो आप लोग जब भी जर्मनी में अप्लाई करोगे आपने अपना वेटिंग टाइम देखना है कि अपॉइंटमेंट का कितना चल रहा है। वो एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लिखा होता है, ये फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको पता चल सकता है यार कितना वेटिंग टाइम है इस्लामाबाद एम्बेसी में और साथ में कराची एम्बेसी में। ये कहीं भी आप अप्लाई करते हो, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी। बात करते हैं इंटरव्यू की। तो यार इंटरव्यू कैसा होता है, सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट आती है बाय ईमेल कि यार आपकी इंटरव्यू है इस डेट को आपने आना है। तो यार आपने उस ईमेल को कंफर्म करना होता है कि मैं अपॉइंटमेंट में आऊंगा। और आपको वो ईमेल रिसीव होने के 7 दिन तक, 7 डेज तक आपको कंफर्मेशन देनी होती है कि हाँ मैं अपॉइंटमेंट के लिए आऊंगा। कुछ लोग ये करते हैं कि एक्साइटमेंट में उस अपॉइंटमेंट को पूरा पढ़ते ही नहीं है, उस ईमेल को पूरा पढ़ना भूल जाते हैं कि नीचे एक लिंक गिवन होता है, वहां जाके आपको अपॉइंटमेंट को कंफर्मेशन करनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 3-4 केसेस में मैंने खुद जब प्रोसेस करता था मैंने लड़कों को देखा कि वो ओवर एक्साइटेड हो जाते थे। तो अपॉइंटमेंट मिलती ही बहुत टाइम के बाद है, तो ओवर एक्साइटमेंट में वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कंफर्मेशन करना ही भूल जाते थे। तो यार ये बहुत ही बैड सीन होता है। अगर आप इस तरह प्लीज कंफर्मेशन जरूर कीजिए, वरना आप इतना वेट करोगे उसके बाद आप एक्साइटमेंट में आपकी अपॉइंटमेंट जाया हो जाएगी आफ्टर 7 डेज ऑटोमेटिकली। तो यार जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है, जब आप कंफर्मेशन कर लेते हो, उसके बाद आपका दिन आता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आप लोग एक चेकलिस्ट नजर आ रही होगी, इस पूरे के पूरी चेकलिस्ट वो आपने लेके जानी होती है। उसमें मेंशन होता है यार कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने सेट्स आपको लेके जाने हैं। 2-2 सेट्स आपको लेके जाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होते हैं। तो वो सारा एम्बेसी की वेबसाइट पे गिवन होता है, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो। तो यार जब मेरा इंटरव्यू था सुबह 8 बजे, तो मैं टाइमली पहुंच गया था। ऑलमोस्ट 7:30 पे मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया था एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी में। तो ये सारी एम्बेसी में एक जैसे इंटरव्यू होते हैं। खैर मैं 7:30 पे एम्बेसी पहुंच गया। तो मेरे से पहले ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 स्टूडेंट ऑलरेडी बैठे हुए थे, जिसमें से एक बैचलर का था और 4 स्टूडेंट्स ऑलरेडी मास्टर्स के बैठे हुए थे जिनके इंटरव्यू था। उसके बाद मेरा नंबर आना था। और यार साथ ही मेरे साथ एक दोस्त गया हुआ था, मेरा ही क्लास फेलो था बैचलर का, शयान, आप जानते ही होंगे, मेरा रूममेट भी है। तो वो भी मेरे साथ ही गया हुआ था। तो हम लोग 5th नंबर पे मैं था और 6th नंबर पे शयान था। हमारा नंबर आने तक दिन 2 का टाइम हो चुका था। लेकिन जिस स्टूडेंट का मेरे से पहले इंटरव्यू हुआ यार वो बहुत ज्यादा हार्ड हुआ था, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर बनाया हुआ था और उसकी सिस्टर जर्मनी में थी। तो उसके ऊपर यार वीडियो ने काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग की थी। मैं थोड़ा सा अंदर से डर गया था, मैंने कहा इतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग इससे हो रही है तो मेरा क्या बनेगा। खैर क्वेश्चनिंग उससे होना बनती भी थी, क्योंकि वो उसकी सिस्टर उसे स्पॉन्सर कर रही थी और उसका ब्लॉक अमाउंट नहीं था। खैर मेरे केस में तो मेरे पास ब्लॉक अमाउंट था, लेकिन उस स्टूडेंट का ब्लॉक अमाउंट भी नहीं था। तो इसलिए एम्बेसी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की उससे। उसने पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हो, इस तरह की क्वेश्चनिंग उससे काफी ज्यादा कर रही थी कि लाइक आपका ब्लॉक अमाउंट भी नहीं है तो आप अपना एक्सपेंस कैसे करोगे। खैर उसने काफी ज्यादा बोला मेरी सिस्टर करेंगी ये वो, लेकिन उनको पता होता है यार यहाँ पे आगे ये लोग जॉब करेंगे और अपना एक्सपेंस खुद बर्दाश्त करेंगे। लेकिन फिर भी उससे काफी ज्यादा ओवर क्वेश्चनिंग हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर इस पे उसने 30 मिनट लगा दिए तो मेरे तो इसके बाद खैर नहीं है, क्योंकि अभी वो ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो रेगुलर उससे क्वेश्चनिंग कर रही थी कि आपकी सिस्टर है तो आप फिर भी ब्लॉक अमाउंट क्यों नहीं रखवाई आपने, मतलब आप अपनी सिस्टर पे डिपेंड क्यों कर रहे हो, अब आप इतने बड़े हो चुके, इस तरह की क्वेश्चनिंग। तो वो थोड़े से उससे साथ रूड भी हो रही थी। वो उसको तरह चेक करना चाह रही थी कि ये कितना ज्यादा जल्दी जो है वो टेम्पर अपना लूज करेगा। लेकिन वो लड़का ठीक था, उसने आंसर किए जो वो कर सकता था, अदरवाइज वो चुप कर जाता था। जब वो चुप करता था उस पर वो ज्यादा थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चनिंग फेंकती थी कि आपके पास तो आंसर ही नहीं है, तो आप बस अपनी सिस्टर को एक सहारा बना रहे हो। मतलब इस तरह का थोड़ा सा इमोशनली भी करती थी कि आप खुद से कुछ नहीं करके जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, आपकी सिस्टर वहां से आपको क्यों स्पॉन्सर कर रही है। तो काफी इस तरह की क्वेश्चनिंग उससे कर रही थी। खैर मैंने कहा अब मेरा नंबर आया तो अंदर से तो मुझे यही था लाइक यार मेरे से भी अब क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होगी, तो मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर था, लेकिन बस डर भी था कि यार
बहुत ही ज्यादा, वरना हो जाए, वरना मैं क्या आंसर करूंगा इतने ज्यादा क्वेश्चंस का। तो यार मेरा नंबर आया, मैं जाके काउंटर पे खड़ा हो गया। और हाँ, एक और बात कि यार ये हॉल होता है जैसे आप किसी बैंक में जाते हो तो बैंक के मिरर के उस साइड पे वो बैठे होते हैं, आप मिरर के इस साइड पे खड़े होते हो और आपका इंटरव्यू चल रहा होता है। खैर जब मेरा नंबर आया, मैं जाके खड़ा हुआ, तो उसके बाद मेरे से क्वेश्चनिंग शुरू हुई। सबसे पहले उसने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हो, इस तरह का पहले इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन वगैरह लेने के बाद यार आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे कोर्स पे आया कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों चूज किया है। तो फिर मैंने उसे बताया कि मैंने बैचलर में कंप्यूटर साइंस की हुई है, तो इसलिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहता हूँ। खैर मेरा थोड़ा केस सिंपल सा था कि मतलब मेरे बैचलर भी उसी में था जिसमें मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो वो उस पर इतनी क्वेश्चनिंग हुई नहीं। उसके बाद हम आगे आते हैं, उसने मेरे फादर का पूछा कि वो क्या करते हैं, तो मैंने उनकी जॉब के बारे में बताया कि मेरे फादर जॉब करते हैं। उसके बाद उनकी पे स्लिप्स उन्होंने देखी। तो इस तरह से बस फादर के ऊपर इतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग हुई नहीं। पे स्लिप्स उसने चेक की, बैंक स्टेटमेंट चेक की, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट बस नॉर्मल सी थी, 6-7 लाख रुपए की थी इसके दरमियान में। तो उस पर भी कुछ उसने क्वेश्चनिंग नहीं की, क्योंकि मेरे फादर की पे स्लिप्स मैंने जमा करवाई थी, तो उस पर इतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग हुई नहीं। खैर अब बारी आती है यार कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया भाई। इस क्वेश्चन पे उसने काफी ज्यादा टाइम लगाया और बार बार रिपीट करे कि आपने अगर ये कोर्स चूज किया है तो इसी कोर्स के मुकाबले में आपने किसी और कंट्री में क्यों नहीं चूज किया। मतलब आप यूके भी जा सकते थे, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते थे, जर्मनी ही क्यों। तो फिर मैंने कहा कि लाइक जर्मनी एक बूमिंग इंडस्ट्री है और मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने के लिए। तो इस तरह के मतलब जो भी क्वेश्चन आप तैयार करके आंसर लेके जाते हो, मैंने तो वही कहानी सुनाई। और फिर मैंने ये भी कहा कि वहाँ एजुकेशन फ्री है, तो मैं इसलिए वहां पे जाना चाहता हूँ। तो खैर उसने ये बार बार मेरे से रिपीट करवाया कि जर्मनी ही क्यों, ये कोर्स ही क्यों, आप किसी और कोर्स में भी तो जा सकते हो। फिर उसने मेरे से ये पूछा कि आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों जा रहे हो, आपने कोई स्पेसिफिक फील्ड की तरफ क्यों जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस फिर करो मास्टर्स में। खैर मैंने सब बताया कि मेरा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है, तो मैं इधर ही अपनी फील्ड को परस्यू करना चाहता हूँ। वो मेरे से रिपीट करे इस क्वेश्चन को, मैं उससे रिपीट आंसर करूँ, क्योंकि मेरे पास भी यही आंसर था। खैर वो इतना कोई मसला नहीं था, वो बस चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई ही इस कोर्स को लेके पैशनेट है, ये सिर्फ बस एडमिशन मिल गया तो अब निकलना चाहता है। खैर वो तो हम सबको पता है कि हम निकलना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके सामने पैशनेट अपने आप को यार शो करो कि हम बड़ा पढ़ने जा रहे हैं, इसी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, यही यूनिवर्सिटी है जो हम इसी यूनिवर्सिटी में तो जाना चाहते थे, ये हमारा ड्रीम था। खैर इतनी भी लंबी ना करोगे, वो समझ जाए कि आप बहुत ज्यादा छोड़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप हल्का फुल्का मसाला रखो, आप उस कोर्स को ज्यादा इंटरेस्ट शो करो, उस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताओ कि ये यूनिवर्सिटी मुझे पसंद है, ये सिटी जो है वो बर्लिन के पास है। इस तरह के थोड़े कहानी आप कर सकते हो, वो इतना मसला नहीं है। तो खैर उसके बाद ब्लॉक अमाउंट की बारी आई। उसने बोला कि ये कौन स्पॉन्सर कर रहा है। मैंने कहा मुझे फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं। पूछ रहा है कि आपको फादर के अलावा किसने ब्लॉक अमाउंट में हेल्प की है। मुझे अगर हेल्प किसी ने की भी थी या मैंने खुद भी अपनी की थी, मैंने कहा नहीं, मेरे फादर ने मुझे फुली तौर पे स्पॉन्सर किया। तो आपने अपने स्पॉन्सर को ज्यादा परस्यू करना है, उसकी तरफ ज्यादा फोकस करना है कि यार मेरा जो स्पॉन्सर है वही मुझे स्पॉन्सर कर रहा है हर चीज में, जिसके आप डॉक्यूमेंट चेक करवा रहे हो। मुझे तो नहीं पता कि आपके केस में आपका स्पॉन्सर कौन होगा। मेरे केस में मेरे फादर थे, तो मैंने यही कहा कि मुझे ब्लॉक अमाउंट भी मेरे फादर दे रहे हैं और मुझे जो है वो फ्यूचर में मेरे फादर ही मुझे सपोर्ट करेंगे एवरीथिंग। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर आपकी मदर है, आपका भाई है, आपकी बहन है, कोई भी है, अगर आपका फैमिली कोई फ्रेंड है, तो आप उसी के ऊपर फोकस करो कि वही बंदा हमें सपोर्ट कर रहा है और वही फ्यूचर में भी हमें सपोर्ट करेगा। उसके मुताबिक आप अपनी पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसको शेप करो, उसी तरह के आंसर करो जो आपके स्पॉन्सर है। खैर वो भी क्वेश्चन इतना कोई हार्ड नहीं था, बस ब्लॉक अमाउंट चेक की और उसके बाद वो भी हम आगे चले गए। खैर फिर उसने एक यार बहुत डेंजरस क्वेश्चन किया कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या करोगे। तो मैं बस फुली कॉन्फिडेंट, मैंने कहा यार कि अगर मेरा वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा अप्लाई करूंगा। मैंने जाना जर्मनी ही है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है जर्मनी, मैंने इतना टाइम जर्मनी पे इन्वेस्ट किया, तो मैं तो जर्मनी ही जाऊंगा। अगर मेरा वीजा इन केस रिजेक्ट भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा जर्मनी अप्लाई करूंगा। मेरी यूनिवर्सिटी मुझे कहती है कि आप बेशक 1 साल बाद आओ, 1.5 साल बाद हो, कोई मसला नहीं है। और बाकी मेरी यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप जब मर्जी हो, जब आप इनरोल्ड होते हो। तो मैंने कहा कि मैं तो दोबारा जर्मनी के लिए अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन ही जर्मनी है, मैंने जाना ही यही है। खैर मैंने ये कहा तो वो थोड़ा आगे से हंस रहा था, फिर वो आगे चले गए। उस क्वेश्चन को उससे ज्यादा छेड़ा छड़ा नहीं, बस वो ये चेक करना चाह रहा था कि इसका कॉन्फिडेंस कैसे है, क्या आंसर करेगा। तो मैंने सिंपल आंसर किया कि मैंने जर्मनी करना है, अगर मैं रिजेक्ट भी होगा मैं दोबारा अपॉइंटमेंट अप्लाई करूंगा, दोबारा इंटरव्यू दूंगा, जाना मैंने जर्मनी है। फिर यार उसने मुझे एक पेपर दिया जिसके ऊपर 3 क्वेश्चन लिखे हुए थे, व्हाई जर्मनी, व्हाई दिस कोर्स और फ्यूचर प्लान्स अपने बताओ कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। तो खैर यार फ्यूचर वाले में मैंने यही लिखा कि मैं वापस आऊंगा, मैं अपना मास्टर्स वहां परस्यू करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वहां से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके वापस पाकिस्तान आऊंगा। और इस तरह की बस आपने छोटी सी स्टोरी लिखनी होती है और ये सारी स्टोरी होती है, हम सबको पता है। वापस आने के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं आता, वो यहाँ पे अपना करियर देखना चाहता है, ETC बट वहां पे आपने ये चीजें नहीं शो करनी कि मैं तो वापस आऊंगा ही नहीं, लेकिन आप बस शो कर दोगे मैं वापस आऊंगा, मैं वहां से हायर एजुकेशन लेने जाना चाहता हूँ एंड दैट्स इट। उसके बाद आप वापस जाओ ना जाओ वो तो आपकी मर्जी है, वो पूरे लॉज यहाँ पे मौजूद हैं।
गवर्नमेंट आपको पूरा फैसिलिटेट कर दिएगा, आप यहाँ रहना चाहते हो तब भी वर्क वीजा आपको देती है, वो उसके बाद की बातें यार। लेकिन आपने जो इंटरव्यू के दौरान आप आंसर लिख रहे होते हो वो आपने फुली तौर पे एक प्रोफेशनल आंसर करने हैं। ऐसे आंसर नहीं करने के जो आपका दिल कर रहा है आप आंसर कर दोगे, ऐसा नहीं। थोड़ी सी आपने कहानी स्टोरी बना के आंसर करने होते हैं ताकि वो भी मतलब वो सेटिस्फाई हो। वैसे तो उनको पता होता है हर चीज का कि यार आप लोग वापस नहीं होगे, वहां पे अपना करियर देखोगे, बनाओगे ईच एंड एवरीथिंग, कुछ लोग वापस चले जाते हैं, तो मतलब वो उस चीज में हम लोग नहीं पढ़ते। बस आपने जो क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो वो प्रोफेशनल लिखने, पता लगे कि हाँ यार ये पैशनेट है, ये अपने मुल्क से भी प्यार करता है, ये वापस भी आएगा यार। एंड पे हम इसको सम अप करते हैं। तो खैर यार यही बस मेरा इंटरव्यू था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझे उन्होंने कहा कि आप इतनी फीस है, जो कि उस टाइम पे 70 यूरो थी आई थिंक सो, अब मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, 70-75 यूरो थी, वो आप पे करो बैंक में और आप जा सकते हो। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो गया। सही इंटरव्यू के 48 डेज बाद मेरा वीजा बहुत लेट आया था, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं क्या चल रहा था यार, कुछ डिलेज आ रहे थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत लेट कंफर्मेशन दी वीजे की। खैर 48 डेज बाद मेरा भी वीजा आया था और 2 और स्टूडेंट थे उनका भी आया था। यार ये सारी मेरी होल स्टोरी थी जो मेरा इंटरव्यू हुआ था। मेरा इंटरव्यू चला था यार ऑलमोस्ट कोई 10 to 15 मिनट, इतना लंबा इंटरव्यू नहीं था। जो और स्टूडेंट के बहुत ज्यादा लंबे इंटरव्यूज होते हैं वो वही होते हैं यार जिनका कोई ना कोई मसला निकल के आ रहा होता है, या जिनके पास आइल्स नहीं होता। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं था, मैंने हर चीज उनको प्रोवाइड की थी, आइल्स से लेके ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे ऊपर मतलब कोई इतनी क्वेश्चनिंग बनती नहीं थी, वही रैंडम क्वेश्चनिंग जो कि हर स्टूडेंट के ऊपर होती है। व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, फ्यूचर प्लान्स अपने बताओ, क्यों जाना चाहते हो, ब्लॉक अमाउंट कौन आपको दे रहा है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, यही क्वेश्चनिंग होती है नॉर्मल। तो इसीलिए यार मैं सबको कहता हूँ कि यार अपना आइल्स वगैरह लेके जाओ, ताकि उसको मौका ही ना दो कि वो आपको तंग करे। उससे पहले उसका काफी ज्यादा मूड खराब था उस लड़के पे, लेकिन जब मेरा नंबर आया तो वो काफी ज्यादा रिलैक्स थी और उन्होंने मेरे पे इतना ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की। बस जो रैंडम क्वेश्चनिंग नॉर्मल होती है जिसकी मैं तैयारी करके गया हुआ था वही क्वेश्चनिंग की, और मैंने भी उसके सिंपल छोटे छोटे टू दी पॉइंट आंसर दिए। जब उसने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती थी व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस स्पेसिफिक कोर्स, मैं फिर वही आंसर कर दूं रिपीट, क्योंकि वो रिपीट क्वेश्चन मैं रिपीट आंसर। तो बस यही था, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। तो खैर यार ये मेरा वीजा इंटरव्यू था। होपफुली आपकी अपॉइंटमेंट आए। जिसकी अपॉइंटमेंट आती है यार 80% आपका वीजा लग चुका होता है, अपॉइंटमेंट वाले दिन नहीं, लेकिन 20% डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग ना हो, या फिर आप बहुत ज्यादा कोई ब्लंडर ना मार दो कि अपनी मैं कि यार मैं तो यही आंसर करूंगा। वो नहीं करना होता, आपने हालात को देख के आंसर करना होता है, थोड़ा सा स्टोरी को बनाना पड़ता है। ये नहीं कि जो आपके दिल में आ रहा है बस आंसर कर दो, इस तरह नहीं होता। थोड़ा सा आप देख के जाओगे यार वाई जर्मनी, वाई दिस कोर्स, फ्यूचर प्लान्स, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा सा इमोशनल भी, ताकि यार वो सेटिस्फाई हो। ठीक है यार इसने वापस तो नहीं आना, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरी अच्छी है, बस उसको जाने दो, तो वो वीजा ऑफिसर जो होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है आपसे। यार उम्मीद करता हूँ मैं ये जरूर आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा। अगर आपका कल इंटरव्यू है, ये हफ्ते बाद है या महीने बाद है, ये फिर आएगा, तो यार वीजा आने के बाद आप इसके नीचे कमेंट कर देना कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है, मैं जरूर आपका कमेंट पढ़ूंगा। तो जब मैं भी यार आना चाह रहा था जर्मनी, तो मैं इस तरह की वीडियो सर्च करता था, मुझे कभी किसी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता था यूट्यूब पे। तो यार बस कहते थे यार ये क्या है मतलब, तो इसलिए मैंने कहा कि यार मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो यार ये आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सेम क्वेश्चनिंग होती है, सेम प्रोसीजर होता है, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाने पड़ते हैं। तो यही सब कुछ होता है यार। तो यार आज के लिए इतना ही। होपफुली आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मेरे मिक्सर बॉयज को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीजा लग जाता है भाई, बस अपॉइंटमेंट आने के लिए सब मिलके दुआ करें। पाकिस्तान एम्बेसी की बात करें, इस्लामाबाद की, क्या कर सकते हैं भाई।